प्रोग्राम जुर्मों सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा ज़ाहिद। नाज़रीन, जब मुआशरा इंसाफ से भटक जाए तो जुराइम के अंधेरे हर तरफ छा जाते हैं। ऐसे में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना रोशनी जलाने की मानंद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम चंद ऐसी जुराइम की कहानियों पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। कराची में 7 साल बच्चे के अगवा और कत्ल की लर्ज़ाखेज़ कहानी ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया। पेशावर में शादी के 22 दिन बाद नौजवान बीवी के कत्ल ने सबको हिला के रख दिया और गुलजार हिजरी में अगवा के बाद कातिल का ऐसा मंसूबा सामने आया जो जुर्म की तमाम हदों को पार कर गया। गुजरांवाला में रूठी बीवी को वापस ना भेजने पर दामाद ने अपनी ही सास और साले को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आगे चलकर प्रोग्राम में चंद मुस्बत खबरें भी शामिल करेंगे, जहां एडिशनल एंड सेशन जज कमालिया मोहम्मद इसहाक हाशिर ने अपनी अदालत से एक ही दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाकर पाकिस्तान की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और आपको दिखाएंगे कि किस तरह कराची जेल में मुजरिमों के इस्लाह का अमल उनके लिए रोजगार और तालीम का जरिया बन चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची के 7 साल बच्चे सारिम के अगवा और कातिल की कहानी की, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत जिक्र किया गया। नॉर्थ कराची के इलाके में सारिम के अगवा और कातिल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए हैं। सारिम को गला दबाकर कातिल किया गया। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया, जबकि जेर हिरासत मुलजिम का DNA भी करवा लिया गया है। 7 जनवरी को लापता होने वाले सारिम के अगवा का मुकदमा 8 जनवरी को दर्ज किया गया था। 11 रोज बाद इसी अपार्टमेंट में मौजूद पानी के टैंक से बच्चे की लाश मिल गई। तफ्तीश में कहां कहां नुक्स रहे, क्यों ताखीर का मुजाहरा हुआ और क्या वालिदैन तफ्तीश से मुतमईन नजर आते हैं, मजीद बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी दानियाल, बताइए। आज बिल्कुल मासूम सारिम के कत्ल के ख़िलाफ़ और उसके साथ जो ज़्यादती उसके ख़िलाफ़ अहले इलाका का और सारिम के जो अहल खाना है, जो लवाहिकीन है, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया। और ये एहतजाज मेन पावर हाउस का जो रोड है जो नागन चौरंगी की तरफ जाता है उसके ऊपर एहतजाज किया गया है। और बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौजूद हैं। सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरा मैन अदनान से को मनाजिर दिखा सकें कि उनकी वालदा कमसिन और मासूम बच्चे की वालदा, उसके वालिद आंखों में इस बात की अब भी उम्मीद लिए हुए हैं कि उनका बच्चा तो चला गया, जो जुल्म जो बर्बरियत उनके बच्चे के साथ की गई, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ की उम्मीद है कि जो इस वाक़े में मुलव्वस अनासर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालदा से आते हैं कि बताइएगा, मैं क्या कहूँ, आपको अल्फाज नहीं हमारे पास, अब किस बात की आपको उम्मीद है, आप क्या कहना चाहेंगी उन हुकाम से, पुलिस हुकाम से या हुकूमत से, क्या चाहती हैं? एक माँ जिसका बच्चा चला गया, जिसका लख्ते जगह चला, वो क्या मांगेगी आकर के आपसे, सिवाय इंसाफ के क्या मांगेगी? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा फ्लैट के अंदर 5-6 दिन जिंदा था, सही है। अगर पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद होती है, अगर बच्चा जिंदा नहीं उसके मुजरिम तक पहुँचा जा सकता था आराम से, लेकिन कोई पुलिस ना बाहर, इसको सील कर देते हैं, इसको सील करते हैं। आने जाने वालों से कोई आ नहीं सकता था, कोई अंदर जा नहीं सकता था। इन लोगों ने ये नहीं किया। शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? फिर काम कर रहे हैं तो कुछ दिखाओ तो सही, क्या सामने आया है? सिर्फ लाश सामने आई है बस। DNA लेके जा रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन मुजरिम को लेके नहीं आ रहे। कुत्ते बाद में आ रहे हैं, कुत्ते बाद में आए। इंतजार कर रहे थे कि मेरा बच्चा मरेगा तो कुत्ते आएंगे। गिलफ मिला हमें, गिलफ मिला, CCTV कैमरा नहीं था तो कुत्ते क्यों नहीं लेकर आई है? कुत्ते आते पता चलता, ठीक नहीं होता, वापस मैं क्या लेके रख लेती घर में कुत्ते? बताए, जवाब दे, मेरा सवाल का जवाब दे मेरा साहब, कुत्ते क्यों नहीं लेकर आई है? पहले आप ये बताइए, आप यकीनन पुलिस हुकाम की जानिब से, एडिशनल IG की जानिब से तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है कि आला हुकाम की आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, आला अफसरान है। आप मुतमईन हैं इस तहकीकाती कमेटी से? मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे मुतमईन हूँ मैं बताएं, मैं किस तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मुझे बताएं क्या हो। हम जब पूछते हैं तफ्तीश चल रही है, शवाहिद चल रही है, रोज न्यूज़ वाले आते हैं, रोज पूछते हैं कैसे हुआ था, कहाँ गया था, क्या हुआ था, रोज मैं बताती हूँ। मैं एक ही सवाल घिसा पिटा, वो ऐसे आया था, वो कैसे आया था, वो यहाँ क्यों गया था, वो वहाँ क्यों गया था। कोई बंदा मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी लापरवाही है। अरे हुकूमत की लापरवाही नहीं, ऐसे लोग दरिंदा घूम रहे हैं। मैंने नाच गाने के लिए भेजा था, मैंने पढ़ने भेजा था अपने बच्चे को फ्लैट के अंदर। कोई गली मोहल्ले
वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ पुलिस आपके पास खुद चल के आई या आपको तलब किया जाता रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि जब ये वाक़या पेश आया, मैं 6 बजे मगरिब की अज़ानें हो रही थी, बिलाल कॉलोनी थाने पे गया। मुझे तो थाने के बारे में भी नहीं मालूम था। बिलाल में किसी के हमरा था, बिलाल कॉलोनी थाने गया, उन्होंने बोला ऑन राइटिंग टाइपिंग के साथ लेके आए उर्दू स्पीच में। अब यहाँ लाइट गई हुई थी, जैसे अभी भी गई हुई है। हम ढूंढते ढूंढते नागन चौरंगी पे जाके एक मिला। क्या आपने बात सुनी कि एक वालिद जिसका बच्चा खो चुका है, कई देर गुजर चुकी है, थाने पहुँचा और थाने में कहा जा रहा है कि टाइप करवा के लाया जाए। इलाके में बिजली नहीं है, वो इंतज़ार करे कि बिजली आए और उसके बाद वो दरख्वास्त टाइप कराए, फिर थाने जाए। और फिर थाने में क्या हुआ, आपके साथ क्या कहना चाहिए? थाने में जब हम टाइप करवा के लेके आए तो तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। हमने विद तस्वीर के साथ उनको ये प्रूफ दिया कि मेरा बच्चा गुमशुदगी की जगह पूरा एक लेटर बनवाया। तस्वीरें बच्चे की 2-3 तस्वीरें दी हैं और उन्होंने रिसीव करी है, साइन करा। उन्होंने बोला अब ठीक है, अब हम जो है ना तहकीकात शुरू करते हैं। मैं वापस घर आया। वापस घर आने के बाद हमने अपनी अहलिया के हमरा और जो है ना और मेरी सिस्टर के हमरा हमने जगह जगह तलाशी दोबारा से स्टार्ट ली। जब तक कोई पुलिस की मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अरशद भाई मेरे साथ थे मौजूद, हमारे कुलीग हैं। उन्होंने जो है ना नेबर हैं हमारे, उन्होंने मुझे दोबारा लिया। उन्होंने बोला अभी तक मोबाइल क्यों नहीं आई, 9:30-10 बज गए हैं। ठीक है, और अभी तक तो इनको कार्रवाई कर लेनी चाहिए। वो और मैं, हम दोनों जब गए हैं तो उन्होंने फिर एक्शन लिया है। फिर आईओ साहब थोड़ा सा अलर्ट हुए हैं, उन्होंने एक नफरी हमारे साथ भेजी गई है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है ना तहकीकात शुरू करी है, बच्चा कहाँ था, कैसे था, किधर से आया, किधर गया, क्या शवाहिद इकट्ठा हुए। वो हमसे उल्टा पूछते रहे। ठीक है, हम बताते रहे क्योंकि नया नया केस था। बताते गए। अब कोई नया आ रहा है, फिर उसको बता रहे, फिर कोई नया आ रहा है, फिर उसको बता रहे, फिर कोई नया आ रहा है, उसको बता रहे। आज तकरीबन 11 दिन के बाद बच्चे की बॉडी मेरी ही टंकी के पास से बरामद होती है। अगर वो कोई नफरी वहाँ पे तैनात होती, कोई एक सिविल वर्दी में या नॉर्मल वर्दी में वहाँ पे मौजूद होता, तो जो करने वाला था ना वो ये सब ना कर पाता। आज मेरा बच्चा जो है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि ये 5 दिन 4 घंटे पुराना है या 4 दिन 4 घंटे पुराना है। 7 जनवरी को नॉर्थ कराची से लापता होने वाले सारिम की लाश तो 11 रोज़ बाद उसी अपार्टमेंट के वाटर टैंक से मिल गई, लेकिन पुलिस कई रोज़ बाद भी इस कत्ल की तहकीकात में मुलव्विस जो मुलजिम है या मुलजमान है उनका सुराग नहीं लगा सकी है। आला हुकाम के मुताबिक 30 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया और इस वक्त पुलिस की तहवील में तकरीबन 7 मुश्तबा मुलजमान जो हैं वो मौजूद हैं, जिनसे मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सवालात कर रही हैं। सारिम कत्ल केस में पुलिस हुकाम के मुताबिक DNA नमूने हासिल किए गए हैं मुश्तबा मुलजमान के, जिनमें सारिम के करीबी अजीज़ भी मुलव्विस है। DNA रिपोर्ट्स का पुलिस हुकाम को इंतज़ार है। 2 रोज़ कबल भी 2 अफराद को उसी अपार्टमेंट से हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब उनसे तफ्तीश की गई तो उनका जो मौजूदगी थी वो उस वक्त अपार्टमेंट में नहीं पाई गई थी, तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि सारिम कत्ल केस में इब्तदाई तौर पर जो पुलिस तहकीकात कर रही थी, उसके बाद DIG वेस्ट ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जिसने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहकीकात की। एडिशनल IG ने भी इस तमाम तर वाक़यात के ऊपर जो है फ़ौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी से जो रिपोर्ट्स हैं, जो शवाहिद हैं, वो हासिल करने के अहकामात दिए थे कि फ़ौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी जो है वो इन मुलज़मान से, जो मुश्तबा मुलज़मान हैं, उनसे तफ्तीश करे। दूसरी जानिब जो अहल खाना है, जो मुतासरा फैमिली है, उन्होंने भी पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको पेशावर के इलाके तहकाल लिए चलते हैं, जहां शादी के महज 22 दिन बाद एक 22 साला दुल्हन की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया, जिसको उसके शौहर ने खुदकुशी का रंग देने की भरपूर कोशिश की। मकतूला सना के वालिद की दरख्वास्त पर शौहर बिलाल हैदर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। पेशावर के इलाके तहकाल से हमारे नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे।
आपको कत्ल के एक ऐसे वारदात के हवाले से बताएंगे जो कि काफ़ी अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या हो। कुछ दिन कबल एक ख़बर आई है कि एक ख़ातून ने मुबैना तौर पर ख़ुदकशी की है और ये इलाका तहकाल का था। ताहम उसके बाद जो है एक उसी दौरान एक दूसरी ख़बर आई कि इस खातून ने जो है ख़ुदकशी नहीं की बल्कि इसको अपने ही शोहर ने जो है कत्ल किया है और ये इस वारदात में जो है इसका अपना ही शोहर मुलव्वस है। जी मैं इस वक्त थाना तहकाल में मौजूद हूँ और इस वाक़े से मुतल्लिक जो डिटेल्स है तो वो हम मुतल्लिका SHO से हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो इस वारदात में मुलव्वस मुलज़िम है उनसे भी हम बात करेंगे, जबकि इस खातून के वालिद से भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस वाक़े के हवाले से। सबसे पहले हम तहकाल थाने के SHO सदाम खान से बात करेंगे। सदाम भाई, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कैसे पता चला आपको इस वाक़े के हवाले से, क्या इत्तला मिली थी आपको और मुलज़िम ने क्या एतराफ़ किया? 13/1/2025 को KTH से हमें इत्तला मौसूल हुई कि यहाँ पर एक डेड बॉडी लाई गई है। तकरीबन 20-22 साल एज है उस लड़की की। जब हम मौके पर पहुँचे तो उसको फांसी देकर कत्ल किया गया था। उसके साथ उसके वालिद साहब मौजूद थे, तो उसने दावेदारी डायरेक्ट अपने जो दामाद है उस पर किया था। तकरीबन 3 साल से इसका दोस्ताना ताल्लुकात थे इस लड़की के साथ और तकरीबन 20-22 दिन पहले इसकी निकाह 1 साल पहले हुआ था, लेकिन 20-22 दिन पहले इसकी विदाई रुखसती वगैरह हुई थी। और इस आदमी के पहले से एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसकी रोज़मर्रा लड़ाई झगड़े सिर्फ इस बात पर होते थे कि आप अपनी पहली वाली बीवी को छोड़ दो और मेरे पास आओ, जिस वजह से ये ताश में आकर इन्होंने उसको फांसी देकर कत्ल किया है। अच्छा, क्या इब्तदाई तौर पे आपको ये पता लगा था कि ये कत्ल इसी ने किया है या क्या था? क्या ये क्या बता रहा था आपको? क्या ये इतराफ़ कर रहा था स्टार्ट से ही कि मैंने कत्ल किया है या फिर कोई और वजह ये बता रहा था इस मौत के हवाले से? नहीं, अचानक से तो इसने हमें नहीं बताया। दौरान इंटरोगेशन जब इसकी कस्टडी हमने ली है तो इसने फिर एतराफ़ किया है कि हाँ, घरेलू नाचाकी की वजह से मैंने इसको कत्ल किया है। दूल्हे के वालिद से भी बात करेंगे, चूँकि उर्दू बोलने में उनको दुश्वारी है तो हम उनसे पुश्तो में बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह इनको इत्तला मिली। स्तासु नम दीजिए। जमा जहांज़ीब जी। हाँ, दा रातु है दा स्तासु लूर कत्ल शवे दा तासु है दा जमा कम दामाद दे नो दा दई कत्ल करे दा संग तासु तो पतो लगे दा दी कत्ल करे दा जके इब्तदाई तौर खुद खपल गलती न मनला नो तासु संग पतो लगे दा कत्ल करे दा ओ चत दिन मखकिम दासी हरकतुन कड़ी दी छि मतलब तासु पलूर बाने तशद्दुद करे दे या दासी स ने जी दा हरकतुन खो मख के ने दे शिवी ओ बदा टाइम बांधे दमाता पोकम या 10 मिनट कम पेश दश पे 10 बजे रेंगो को तासु अंकल लग राशे जमा ज़ैता लग मसला दा माँ वरते ले सम मसला दा वही पता न लगी च सम मसला दा खु तासु लग राशे मावेले दा क सम मसले मा तो हुआ च जदर तजान तैयार कम च दर्शम खाम खा इंसान दे यौ जे खबर जोड़ेगी दमाते च ना इस मसला निश्ता अजमा दा लूर पर मोबाइल बाने मा सर द खबर कोले माँ वरते दा मोबाइल जमा बचे त वर क च मा सर खपल खबरो की च सम मसला तासु खपल के इख्तिलाफ रागले या नूर सम मसला रागले द खु च दा की समानो लेदले नूर स खबरे ज जान जरूर रसो ताबिया दर्शम कने इंसान यौ कस दर्शम सलांजे जोड़न शी अगर दमाते च अंकल तासु मेहरबानी के तासु लग राशे नो बिया बतासु अरसना खबर श मावे खा 15 मिनट द पास 10 बजे मा खपल जे जान सर पास लो मोटरसाइकिल स्टार्ट का बस 5 मिनट के दन जद द को तरह रसीद दमाता का टाइम के दा दरूग मेरे चेहरा जकोर न बार हम दा मोबाइल मा सर बार दे ज आगे तना शमर कोले मैं ठीक शो चौरा सीधो 15 मिनट के राल मचो में का दरवाज़ा में उठा कोले दे दरवाजे न राकुशो कमरे न बर न राकुशो चिराकुशो स्तड़ी मशीम को ब्या रवान शो खतु बरा आगा च संग आगा बोड़ो न खोता प्लेन जे के मंग रवान शो न दमाला आवाज़ राको अंकल माजी वो च सना खुमड़ा मावते लका गप मलगो बिलाला पसमड़ा शोला वो नेम खबर 8 बजे जरा अगलम कोरता आओ दरवाज़ा बंद 8 बजे रागलम जो में कहते दामड़ा पड़ता हो माय चखा ये रजी बस मुँह खुसादा खले क्यों चासर जंग झगड़े न खो न दा काते को खुद माँ दी मजगू के दासी यो पॉइंट रालो चिदी सड़ी ले दुम रहते माँ वर्क जिदे बता शको ने की दुम रहते माँ दल वर्क दल माँ दुम रहते माँ दो दुम रह दसरा माँ जान नरम को कना दुम रह बोझ माँ बचे गए कि उचता का में कहता अमड़ा पर था हो माँ लग रगराना वस्तु चिदा दे कड़ी या अर्चा कड़ी माँ दे तो ले बचे उचता का बचे मर उचता का राम और कोरता दमाते बस जून माँ डायरेक्ट पल कोरता रोड़ा बस माँ चमड़ा शोर राशा बस कपन दपन बेकू खख बेकू
दी के जमा खपल द कोर कसान दी तालीम याफ्ता दी सरकारी नौकरान दी गट अफसरान दी ना आगे मात लार के वलाड़ू और माने लार के गाड़े उधरोलो माते वी ची दात सके जाजे मामा मैं दगा शान कोर त मेरा जिने रोड मला शवे द बस खपल कोर के सवा ज्यादा बस आगे माते ची ना गाड़ी ना कुशा राकुजे के जिने मुआचो लबल गाड़ी के मुआचो लो डायरेक्ट शेरपा अस्पताल त रोड दे जान सर लिमोले रोखे जो लो गाड़ी था अस्पताल त चिरालू आगा 11 नंबर कमरे लेनु तो आगे के आगे नगमा को आगे इंग्लिश के सब खबरों के जब पोने शमनो बदा खो तालीम याफ्ता दे पोशे दाम खो ची दगा वक्त के द अस्पताल वाला कमा इमरजेंसी पुलिस को आम तशाता वलाड़ू दगा टाइम के मदे मोर सर वलाड़ू मंगरा रवान शो खो मा अलकान तो मैं बिलाल जान सर के दा मुखाम खो कुछ मसाला बिया आगा कम जे टांके मांके लगे आगे त दन शुनो आगे वर बन को वर बन को बिया दन त पोसो कुछ दासो के दा मेल दा जमाजुम दे और दा मतलब जब नदी वाली से में आगे चौक तो दा हमारे माने कम दाग दे दा मांग नौली दले दिन ज खबर नुम که زه خبر وم په دغه ټایم کې چې قسم په خدای نه چې دا سړی نه زما زوی ما سره چې د بالکل په دغه ټایم کوتره ودی بیا خو لیکن ما د دومره اعتماد ورکو ما له ز په سرکاري قانون دی وام په خپل قانون نه وام خپل قانون به بیا ضرورت ګورم د سر چې ما نه خبره خطا شو او سرکاري قانون دی چې مال انصاف راکړي जी। इस वारदात में मुलविस जो मुलजिम है बिलाल नामी ये मुलजिम है, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी इस केस के हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा ये जो वाक़या हुआ है पुलिस के मुताबिक आपने ही अपनी बीवी को कत्ल किया, आपके ससुर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे, आप क्या कहते हैं? मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा समझा दिया था सर, मगर वो नहीं समझ रही थी, बस मुझसे गलती हो गई। आप एतराफ़ करते हैं अपने कत्ल का, आपने ही कत्ल किया अपनी बीवी का? हाँ सर, बस अभी मुझसे पता नहीं कि किस तरह गलती हो गई। क्यों ये गलती हुई है? 22 दिन हुए थे आपके शादी के और नई नवेली दुल्हन थी और 22 साल उसकी उम्र थी, तो कैसे हुआ ये सब कुछ और क्या ऐसे बड़ा हुआ कि आप जो है उसको कत्ल करने पे आ गए? ज़रा तफसील बताइए। वो बार बार यही एक ही डिमांड कर रही थी कि अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ दे, तो बस इस वजह से बस ये पता नहीं है कि ये क्या सिर्फ इस एक बात की वजह से आपने उसको कत्ल कर दिया? वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी इसी बात पे सर, बहुत ज़्यादा। कैसे कत्ल किया है उसको? पूरी कहानी बताइएगा। क्या आप प्लानिंग कर रहे थे, कई दिनों से आप प्लान बना रहे थे, क्या कत्ल किस तरह के, पूरी तफसील बताइए। नहीं, प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था, बस अचानक कुछ हो गया बस। किस तरह उसको कत्ल किया है? क्या जब आप बाहर थे घर आए हो तो उसने ये बात की है? पूरी जो कहानी है वो ज़रा बताइएगा। तो बस यही कहानी है सर कि अचानक हो गया सब कुछ। आप बाहर से आए हुए थे, उसने अचानक आपको ये बात बोली है या सुबह से आपको ये बात कर रही थी? क्या पूरा क्या तकरीबन ये बात कर रही थी सर, तकरीबन जब से रुखसती हुई है तो ये बात बार बार कर रही थी। अच्छा, आपके अब पहले बीवी से कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे। और वो शादी कब हुई थी आपकी? तकरीबन 8-9 साल पहले। अच्छा, वो 2 बच्चे, उनकी उम्र कितनी है अब? बेटे की तकरीबन 7 साल है और बेटी की 3 साल है, 3.5 साल। तो अब उनकी किफ़ालत कौन करेगा? आप तो सलाखों के पीछे आ गए, अब जाहिर सी बात है आपने जुर्म किया है तो उसको इसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। तो जो आपके 2 बच्चे हैं, कमसन बच्चे हैं आपके, उनका क्या होगा? अब ये नहीं सोचा था इस वारदात से पहले? बस मैंने तो बहुत ज़्यादा सोचा था, मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की है सर। अब ये बताएं, उनको समझाने की बजाय आप खुद को क्यों नहीं समझाते कि आपने इतनी बड़ी वारदात? मैंने बहुत ज़्यादा किसी स्टेज पे खुद को नहीं समझाने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका है, मगर बस रोकने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर बस समझ नहीं आ गया कि क्या हो गया मुझसे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहानी कराची में ड्रम से मिलने वाली एक लाश की, जिसके कत्ल का मंसूबा करीबी रिश्तेदार ने बनाया, और गुजरांवाला में नाराज बीवी को घर वापस ना भेजने पर दामाद ने अपनी ही सास और साले को घर में घुस कर हलाक कर दिया। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्म सज़ा। नाज़रीन, कराची में गुलजार हिजरी स्कीम 33 में मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर अपने ही हमजुल्फ को अगवा करने के बाद कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और मंसूबे के तहत इकबाल नामी शहरी को साथी के साथ मिलकर न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम खरीद कर उसमें लाश छुपाई। कत्ल का ये मंसूबा अगवा बराए तावान में तब्दील करने के लिए मुकम्मल जाल भी बिछाया गया। ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और मुलजिमान कैसे पकड़े गए, आइए जानते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से।
आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुलजार हिजरी स्कीम 33 में होने वाली कत्ल की वारदात की। इस वारदात के अंदर अपने ही हमजुल्फ ने जो है वो अपने कज़न को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि ड्रामाई तौर पर अगवा बराए तावान के हवाले से एक कॉल भी मौसूल हुई और उसमें ये बताया गया कि इकबाल को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि 50 लाख रुपए तावान भी तलब किया गया। इस वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया। उसके बाद केस जो है वो AVCC को ट्रांसफ़र किया और इस हवाले से AVCC की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ना सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर मुलजिम रमीज़ को गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद अब तक क्या तफ्तीश हुई है इस केस के हवाले से आइए जानते हैं। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में एक मर्डर हुआ और उसके बाद वहाँ से उसकी लाश बरामद हुई। ये प्रॉपर कहानी क्या थी? इसका न्यू टाउन थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। SSP AVCC को इस वाक़े की जो है वो तफ्तीश ट्रांसफ़र हुई। क्यों ये तफ्तीश ट्रांसफ़र हुई, प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ SSP AVCC अनिल हैदर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये मामला था, कैसे पता चला मुलजिम का और उसके बाद मुलजिम को हमने कैसे इंटेरोगेट किया। अच्छा, इसमें ये 19 तारीख का वाक़या है। 19 तारीख को एक बंदा है, वो उसको पान की उसकी कैबिन है, वो वहाँ से जब शाम को दुकान बंद करके घर के लिए निकलता है तो वो वहाँ से लापता हो जाता है। अब वहाँ से उसके घर वाले उसकी मिसिंग की, जब वो वहाँ से गायब होता है तो उनको जब वो वापस नहीं जाता अगले दिन फिर उनको एक तावान की कॉल आती है कि आप जो है वो 30 लाख रुपए आप दें, नहीं तो इसको जो है वो हम आपके जो आपका बंदा है वो हमारे पास है। उसके बाद ये तफ्तीश AVCC को ट्रांसफ़र हुई, इसकी FIR हुई। FIR होने के बाद जो है वो हमने इस पर तफ्तीश शुरू की तो उसमें हमने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस पर काम किया। अब उस पर जब हमने काम किया तो हमने जब इनकी जो पहली हमें जो शवाहिद मिले उसके ऊपर हमने जो गिरफ़्तारियाँ की उसमें फिर हमने एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार किया जिसने फिर ये इंकिशाफ़ किया दौरान हिरासत कि उसने इस बंदे को वहाँ पर, ये इनका अपना रिलेटिव था, इनकी वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड है जिसे हम जुल्फ़ भी कहते हैं। और उसने जो है वो जब उसको हिरासत में लिया तो उसने ये इंकिशाफ़ किया कि मैं अपने एक एम्प्लॉई है, वो कैंटीन का काम करता है, उसका एक एम्प्लॉई है अदनान नाम का लड़का है, उसके हमरा हमने इसको लिया। इसको लेने के बाद मैं इसको अपने फ़्लैट के ऊपर लेके गया। फ़्लैट के ऊपर लेके गया तो वहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद वगैरह किया। तो जब वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ पर उसकी डेथ हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो, क्योंकि अब उसको इन्होंने कोई ना कोई लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने खुद ही कॉल चला दी कि इसको घर वालों को और पुलिस को बिज़ी करके ये पीछे से लाश गायब कर देंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने मीनवाइल जो है वो उस मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया। जो लाश थी वो उसके घर से बरामद कर ली। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुलजिम रमीज़ और उसका साथी अदनान। पुलिस ने इसको कैसे गिरफ़्तार किया ये भी जानेंगे, लेकिन साथ साथ सबसे पहले ये जानते हैं रमीज़ से कि कैसे ये वारदात अंजाम दी, आइडिया कैसे आया और फिर डम करने का तरीका कैसे आया आपको। मैं मोहम्मद रमीज़, शाम को मैंने इकबाल इसको अदनान को बुलाया था अपने साथ। हम इकबाल की दुकान पे गए, वहाँ से फिर हमने इकबाल की दुकान बंद हुई तो फिर हमने उसको मैंने सलाम दुआ कर दी, वो बाइक पे उसको बिठाया और अपने घर पे ले आया। वो मेरा रिश्तेदार था, वो मेरे साथ आ गया। घर पे आया, अदनान को मैंने पहले ही बोला हुआ था कि तैयार उसको ऊपर साथ आ जाना। मैंने इकबाल को अपनी तरफ मुँह करके खड़ा करा तो मैंने अदनान को इशारा करा, इसने पीछे से उसको गली से कुछ चीज़ उठा के मारी, डंडा वंडा। तो इकबाल ने जब चिल्लाया तो मैंने उसको गले से पकड़ लिया और दबा दिया पूरा। वो इसी में वो अचानक बस पता नहीं क्या हुआ, वो कि हमें वो मर ही गया। फिर हम दोनों घबरा गए। फिर मैंने बोला अब क्या करें, तो उसने बोला कि मैंने छुपाना है। ये बोल रहा है कैसे छुपाएं, मैंने कोई ड्रम या कुछ ले आते हैं। फिर हम गए, हमने रास्ते में ड्रम लिया और ड्रम लेके आए और ड्रम में उसको डाला और फिर ये भी चले गया। ये भी बहुत मेरे कहने पे आया था बेचारा, तो ये भी चले गया फटाफट घर पे और ड्रम हमने गली में रख दिया। फिर इसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने टाइम गेन करने के लिए पैसे वैसे के तकाजा करा घर वालों से। और पैसों का तकाजा करने का आइडिया किसने दिया, कैसे आया ये? किसी ने नहीं दिया सर, मेरे साथ और कोई नहीं था, मैं ही था। और
ये मेरा ही मतलब पहले से कोई प्लानिंग कोई आइडिया नहीं था, वरना बस घबराहट आती गई और दिमाग में जो बात आती गई वो अप्लाई करते गए। ये इरादा कब किया कि अब इकबाल को जो है वो इस तरह बुलाना है, कत्ल करना है? बेसिक रीज़न क्या था, वजह क्या थी इसमें? सर और कोई रीज़न नहीं था, शाम में ही घबराहट थी क्योंकि पैसे वैसों की ज़रूरत थी, तो हमने तो बस आसान टारगेट वही था। और पहले से कोई प्लानिंग इकबाल की दुकान भी पहले से नहीं देखी हुई थी, कोई प्लानिंग पहले नहीं थी। नहीं तो इसको बुलाया क्यों था, कत्ल क्यों करना था, वजह क्या थी? सर उसको लेके तो आ गए थे, वो अचानक हो गया, उसको गला जब वो चीखने चलाने लगा तो ज़ोर से गला दब गया या डंडा लग गया तो हो गया। और फिर ये ड्रम का आइडिया कैसे आया, और ड्रम लेने कौन गया था, कितने का ड्रम खरीदा था ये? 4300 का ड्रम हम दोनों दुकान से जाके ख़रीदा था हमने, और उसी टाइम ड्रम का मतलब था कि अब इसको क्या करें, तो जाके देखते हैं कुछ, तो ड्रम फिर जहन में आया कि ड्रम ले लें, कोई इस टाइम और कुछ नहीं मिलेगा, तो 4300 का फिर हमें एक ही दुकान खुली हुई थी, वहाँ से ड्रम मिल गया। मोहम्मद अली साहब से जानते हैं अब तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? इब्तदाई तौर पर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर उसके बाद एक ड्रामाई तौर पर इन्होंने तवान की रकम भी तलब की गई, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है? इन्वेस्टिगेशन तकरीबन हमारी 70% कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ये था कि मरकज़ी मुलजिम जो है रमीज़ है, इसने पहले तवान की कॉल की थी, जो कि वो जिस दिन अगवा किया था 19 तारीख को, उसी दिन उसी रात को उसने इकबाल को मार दिया गया था। फिर इसने क्या किया, अभी उसको पैसों की ज़रूरत थी, पैसे भी लेने हैं और बंदा भी छोड़ना है। बंदा तो वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वो समधी साड़ू था, तो इसलिए उसने पहले इसको 30 लाख रुपये 50 लाख रुपये मुख्तलिफ मोबाइलों में चलो उसने चेंज की, फिर कॉल करता रहा। फिर उसने जब हमने थर्ड आईमी जब हमने रन कराई टेक्निकल बुनियादी के मुताबिक, उस आईमी में इसकी पहले ही जो सिम डली हुई थी उसके मुताबिक ये निशानदेही की। जब इसको हमने पकड़ने गए तो ये फ्लैट के नीचे ही खड़ा हुआ था, ये पहले ही घबरा हुआ था। जब हमने उसको पकड़ा तो ये टाल मटोल करने शुरू करा, मैंने इधर मारा। जब हमने उसको मारना ज़्यादा बात की तो उसने बतलाया कि मैंने ड्रम में उसी रात ही उसको मार के कत्ल करके नीचे ही 2 दिन मैंने ड्रम फ्लैट में रखा था। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई या FIR हुई है, तो उन्हें ड्रम नीचे रख लिया था। अभी तक ये क्लियर हुआ कि इसने ये कत्ल का मंसूबा बनाया क्यों और कत्ल किया क्यों? एक तो सडन ये कह रहा है कि सडन बद मुझसे उसके सर पे कोई चीज़ मारी और हमने उसे कत्ल कर दिया। ये मंसूबा बेसिकली बनाया क्यों गया था? मंसूबा बेसिकली इसने पैसों के लिए बनाया था। ये पैसे इसको चाहिए थे, ये खुद कर्जी हुआ था। पैसा अपने 40 लाख रुपये मुझे देने थे, और मेरा कोई जानने वाला नहीं था या मेरा कोई ये नहीं था। बोले मैं समधी सांड हुए, ये मेरे से पैसे कुछ 12-15 लाख रुपये तक आ जाऊँगा। पहले 50 बोला, फिर 30 बोला, 15 तक आ जाएगा। मैं पैसे लेके फिर भी मैं इसको मारना था। आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि मकतूल इकबाल को रमीज़ ने क्यों कत्ल किया और इस कत्ल के बाद उसने ये अगवा का ड्रामा क्यों रचाया। इस हवाले से AVCC की तफ्तीश कहां तक हुई और मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया गया, ना सिर्फ हमने प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की बल्कि इस तरह के मामलात के अंदर सज़ाएँ कैसे होती हैं और मुल्ज़मान को इंटरोगेट कैसे किया जाता है वो भी जानने की कोशिश की। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरांवाला की, जहां रूठी बीवी को वापस ना भेजने पर दामाद ने ससुरालियों के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम की सास और 1 साला जाँ बहक जबकि दूसरा साला शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम रियाज फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। ये वाक़या कहां और कैसे पेश आया, पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है और मुलजिम को रोकने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाले लड़की के भाई ने सारा वाक़या कैसे सुनाया, ये सब हमें बताएंगे गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे राना अंसर। जी राना अंसर। अजी हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के इलाका ख्याली में। टावर वाला गला के नाम से ये इलाका मशहूर है, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दामाद ने यहां ससुरालियों के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलज़म की सास और 1 साला मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुलज़म जो है वो यहां पर फायरिंग करता रहा। फायरिंग से उसका जो दूसरा साला था यहां घर में मौजूद था, मकतूला का जो दूसरा बेटा था, वो भी गोलियाँ लगने से ज़ख्मी हो गया। यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा थोड़ा सा ये एरिया भी दिखाए। यहाँ अभी भी यहाँ दरियाँ बिछाकर गली में ही ताज़ियत के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। मोहल्लेदार आकर अफसोस कर रहे हैं। छोटा सा ये एक घर है खस्ता हाल, जहाँ ये वाक़या पेश आया है। उसको ये रंज था कि वो अपने वालिदैन के घर आई है और इन्होंने कहीं उसको छुपा रखा है, तो इस रंज में यहाँ वो आया और बदला लेने के लिए गुस्से में उसने फायरिंग की और ये सारा वाक़या किया। इन लोगों से बात करते हैं, ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे ये सारी कहानी कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। शौकत अली। ये शौकत अली हैं, जैसा मैंने पहले बताया मुकदमा के मुद्दई हैं। शौकत साहब, जो जिनकी डेथ हुई है वो आपकी मिसेज थी और आपका बेटा था। हाँ जी। तो सारी बात बताएं, क्या हुआ उस वक्त? बेटे को मेरे ने गोली मार के तो संगी फड़ के गोली मारी, बाद फिर अंदर आ गया, अंदर मेरे जियां नूं मारिया, बाद मेरे मुंडे नूं उतों मारिया, ते मुंडे लात में टांग में फैर वजे। आप उस वक्त घर में थे? हाँ जी, घर में। मैं बुआ वेख के बुआ टो लिया, अपनी जान बचा ली। अच्छा, ये आपका भतीजा भी है, आप जानते भी होंगे इसको, तो फिर जब आपने शादी की उस वक्त देखा नहीं कि इस तरह का है, क्यों शादी कर दी थी उस वक्त? उदों सही सी, उदों बिल्कुल सही सी, उदों नहीं सी इन्ना कम्मा च, ये बाद च होया। कितने साल पहले शादी की थी और शादी के बाद अब तक दोनों मियाँ बीवी कैसे रह रहे थे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। उदों सही हाँ, जो कतलो कतलाम जो है ना, लड़ाई करते रहे, फिर लड़ते रहे ने आपे च। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे ने, 2 बेटियां 2 बेटे। उनका बेटा है यहाँ पर, ये उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और उस वक्त तुम यहाँ थे, तुम्हें गोली कहाँ पर लगी है? गोली मैंने पट ते लगी है। टांग पर गोली लगी? हाँ जी। कितनी गोलियां मारी थी उसने? उसने 4 गोलियां मारियां, 2 लगियां ने ते 2 कंध ते लगियां। अच्छा, उस दिन क्या हुआ ज़रा बताओ ज़रा तफसील से, वो कैसे आया, कितने बजे आया, घर में उस वक्त कौन कौन था और दरवाज़ा बंद था खुला था, सब कुछ बताओ। दरवाज़ा मेरा ना भाई खोल के पेशाब करन दिया ही बाहर, ते वो आया, उन्हें आन के ना भाई नूं पिछू ही मार छड़िया, मार के ना अंदर तुड़ के, अंदर मेरी वालदा भांडे धोन दी ही, उन्होंने भी पिछे दिमाग च मारे। ऐ भाई सुता ही, अन्ने उंदे बिस्तरे च मारे ने फैर मार के, ते उनती करन दियां गोलियां मुक गईयां ने। भाई ने उठे, भाई ने। अच्छा, पहली उसने जो फायरिंग की है उसकी वो मैगजीन ख़त्म हो गई थी, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्हें ना गोलियां पान लग पिया, उनती कर अरे उठ पिया, अन्ने उठ के ना उन्होंने चादर ही चादर दे उन्होंने फड़ के ना ढा लिया थल्ले। किसने पकड़ा था उसको? छोटे भाई ने। ये छोटा भाई उसने पकड़ा था। उस वक्त तुम्हें गोलियां लग गई थी? नहीं, मैनू आवाज़ मारी ही, मैं उत्तों थल्ले आन दिया, उन्हें फिर पिछू आवाज़ मारी है अपने बड़े भाई नूं, अद्धर आ मैनू लै दे चले नहीं। उन्हें फिर आन के दरवाजे च फैर मारे ने, आंदियां सार उन्हें मेरी लत्त ते फैर मारे, मैं फिर डिग पिया, मेरा ध्यान अम्मी अल पै गया ही, फिर अम्मी अल हो गया, वो फिर नस गया। क्या हुआ उस दिन जब आप आए और आपने उसको पकड़ लिया था? वो आया था अंदर, उसने बिस्तरे में मारिया ब्रेस्ट ते, मैं उन्हें उठ के पढ़ा मूँह करके मैगजीन भरन दिया ही, तो मैं उन्हें फड़ के अंदर सुट लिया ही, तो पिछों उन्हें अपने भरा नूं आवाज़ मारी, उन्हें आख्या मैनू लै दे चले ने। ऐ भाई मैं आवाज़ मारी उत्तों आंदे हैं, तो उन्हें इनू गोली मारी, एक मारी नहीं वजी, 2 मारियां, फिर इनकी लत्त च एक लग गई है, उत्थे डिग पे, तो फिर उन्हें पिछों कोई शै मारी सिर च, वो निकलिया, मैं छड्डिया, उन्हें फिर ब्रेस्ट मारिया, सीधा बूहे च वज्जा। तुम्हें गोली नहीं लगी? तुम्हें मारने की कोशिश की? आप मारने की कोशिश की थी पर नहीं लगी है। अजी, थाना ख्याली का ये जो वाक़या है सास और साले को कत्ल करने का, इसमें हम मज़ीद जो तफ्तीश जानने के लिए पहुंचे हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक साहब के पास, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इसमें पुलिस ने अभी तक क्या किया है? मुकदमा तो दर्ज हो गया, इस वाक़े में पुलिस के पास शवाहिद क्या हैं? जी, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है कि इसमें रियाज और उसका भाई एजाज़ जो है वो घर में दाखिल हुए हैं और उन्होंने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया और एक शख्स को शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो इसमें दोनों मुल्ज़मान जो हैं पुलिस उनके बहुत करीब है और इंशाल्लाह ताला जल्दी उनको गिरफ़्तार करके, और मज़ीद टीमें भी हमने तश्कील इसमें दी हैं। सर, इस वाक़या के मुतल्लिक़ बताइएगा, इसमें पुलिस के पास कोई फुटेज है, कोई किस तरह के शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे किए? जी, इसमें जो इनकी गली है उसमें मौजूद बाकी घरों से CCTV कैमरास भी लिए गए हैं, और इनके जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात के मुताबिक भी यही वाक़या इस तरह से, जिस तरह से FIR हुई है उसी तरह पेश आया है कि रियाज और एजाज़ नामी यही 2 मुल्ज़मान हैं। तो एक तो इजाज़ तो भाई है, रियाज जो मरकज़ी मुल्ज़म है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये पहले भी मफरूर था, थाना सदर के इलाके में इसने किसी को कत्ल किया था, और मफरूरी की ही हालत में, वो रुपयशी की हालत में आकर ये फिर 2 कत्ल कर गया है। ये तो बड़ा ख़तरनाक मुल्ज़म है, इसकी हिस्ट्री जो है, इसका मफरूर रहना मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। कैसे इंश्योर पुलिस करेगी कि कोई मज़ीद नुकसान ना हो और इसको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाए? जी, रियाज इश्तिहारी था थाना सदर गुजरांवाला 2023 के केस, जो मर्डर का केस था उसमें, जिसमें इसको गिरफ़्तार करने के लिए उस वक्त भी कोशिशें की गई, जिसका सबूत ये है कि ये इलाका छोड़ चुका था और ये ज़िला से दूर जो है वो फैसलाबाद के करीब किसी इलाके में रह रहा था।
और उसको बार बार उसके लिए टीमें भी तश्कील दी जाती रहीं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की जाती रही। वो इसी वजह से इलाका वहाँ से तर्क सुकूनत अख्तियार कर चुका था। और अभी चूँकि इसका कोई पर्सनल मामला था, इसकी बीवी का इशू था, इसलिए इसने डेस्परेट होकर ये कदम उठाया। वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के ऐसे जज की कहानी जिन्होंने एक ही दिन में 132 मुकदमात का फैसला करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह कराची में मुजरिमों को तालीम और हुनर से आरास्ता करके एक जिम्मेदार शहरी बनाया जा रहा है। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक ऐसी कहानी के साथ जिसकी हर सतह पर पजीराई होनी चाहिए। एडिशनल एंड सेशन जज कमालिया मोहम्मद इसहाक हाशिर ने अपनी ही अदालत से एक ही दिन में 132 मुकदमात के फैसले सुनाकर पाकिस्तान की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदालत में कत्ल, मुनशियात, फौजदारी, फैमिली, रेड जमानतों समेत दीगर केसेस के फैसले सुनाए गए। फैसलों को सुनने और देखने के लिए अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। एडिशनल एंड सेशन जज कमालिया मोहम्मद इसहाक हाशिर और सदर कमालिया बार एसोसिएशन सरदार सिद्दीक अकबर खटाना एडवोकेट ने दीगर वकला की मौजूदगी में फाइनल किया था कि 25 जनवरी को कोई भी वकील अपने केसेस तारीख नहीं लेगा और इसी दिन बहस करके केस का फैसला लेने का पाबंद होगा, और तय पाया कि ऐसे केसेस के फैसले फाइनल किए जाएंगे जो अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा हैं। रिपोर्ट करेंगे कमालिया से हमारे नुमाइंदे अमजद सईद। एक दिन, एक अदालत, एक जज, 132 फैसले। ये फैसले कमालिया के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने एक ही दिन में 132 केसेस के फैसले करके पाकिस्तान की अदालती तारीख में रिकॉर्ड कायम किया है। जिन केसेस के फैसले किए गए हैं उनमें कत्ल, डकैती, राजनी, फैमिली केसेस समेत दीगर मुख्तलिफ नौइयत के केसेस शामिल हैं। ये केसेस बार और बेंच के तावन की बदौलत हुए हैं और इस इकदाम को सराहा जा रहा है। कमालिया बार एसोसिएशन की जानिब से फैसला किया गया था कि जिस दिन ये केसेस के फैसले होंगे उस दिन कोई भी वकील तारीख नहीं लेगा, बहस मुकम्मल करके उसी दिन फैसले करवाने का भी पाबंद होगा। इस केस के हवाला से मैं वकला के एक ऐसे पैनल के साथ मौजूद हूँ जिनके केसेस इस दिन लगे हुए थे। आइए इनसे जानते हैं कि ये केसेस कब से थे और ये जो इकदाम उठाया गया है कि इसको ये किस नज़र से देखते हैं। जी सर बताइएगा। जी, पाकिस्तान में जुडिशरी की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी अदालत ने एक दिन में 130 से ज़ायद मुकदमात का फैसला सुनाया। कमालिया में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब इसहाक हाशिर ने कमालिया वार के वकला के तावन से ऐसी तारीख रकम की है कि एक दिन में 132 मुकदमात का फैसला किया। तो मेरा भी एक मुकदमा ज़ेर समाअत था। मेरा एक साइल था अंसर अब्बास, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कि बसिलसिला रोज़गार मस्कत में मुकीम था। तो बैकअप में एक मुकदमा दर्ज हुआ उसके ख़िलाफ़, जिसमें उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब जब वो पाकिस्तान आया तो ना तो बाहर वापस जा सकता था, ना मुल्क में नकल हरकत कर सकता था। तो उसने मुझसे दावत किया, मेरे पास आया, तो मैंने उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल की और पहले ही दिन पहली ही पेशी पर हमारी वो रिवीजन जो है मंजूर हुई। तो इतना तेज़ तरीन इंसाफ जो है ये ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा है। जी रियाज साहब, आप बताइएगा कि आपके कौन कौन से केसेस लगे हुए थे और क्या फैसले हुए? मेरा एक केस था थाना सदर कमालिया का 660/21 मुकदमा था, जो कि 2021 से यहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा था। 4 साल हो गए थे। 7 मुलजमात के साथ के खिलाफ ये मुकदमा था। तो ये बेचारे थक गए थे। तो अब जज साहब जो ही आए हैं, इन्होंने फ़ौरन ही उसमें एविडेंस तलब की है और सब के जितनी भी एविडेंस हुई है उसका डे बाय डे उसका ट्रायल हुआ है। और जज साहब ने ये जो सिस्टम शुरू किया है, जो DNA का सिस्टम था, डेट ऑफ नो एडजर्नमेंट, वो हमारे सदर साहब का तावन भी इसमें था, हमारी पूरी बार का तावन था, हमारे वकला ने उनके साथ शाना बशाना उनके साथ तावन किया है और हमारे वकला ने पूरा साथ दिया है। उसके बाद जज साहब ने ये 132 मुकदमात का फैसला किया, जिसमें ये मेरे तकरीबन 2 मुकदमात मेरे भी थे, एक सिविल था और एक फौजदारी था। और इस फौजदारी मुकदमात में जज साहब ने ये 7 बंदों को, जो तकरीबन 4 साल से तारीख के भुगत रहे थे,
उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त मैं कमालिया बार में मौजूद हूँ। मेरे साथ सदर कमालिया बार एसोसिएशन सरदार सदीक अकबर खटाना साहब मौजूद हैं। इस दिन जो फैसले हुए थे उसमें खटाना साहब की जज साहब से मुलाकात हुई थी। आइए इनसे जानते हैं कि उस दिन जो खास तौर पर DNA के हवाला से फैसले किए गए हैं उस पर ये क्या अपना मौका पेश करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। ये खटाना साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जियो ग्रुप और अमजद साहब और तमाम हमारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके बाद अमजद साहब, ये DNA का मेन मकसद ये होता है कि डेट ऑफ नो जजमेंट, कि उस दिन कोई तारीख नहीं डाली जाएगी, कोई वकील साहब तारीख नहीं देंगे। तो हमने जज साहब की खसूसी हिदायत के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। जज साहब ने भी मेहनत की और हमारे वकला ने भी मेरे साथ और बेंच के साथ मुकम्मल तावन किया। इस केस के हवाले से मैं ऐसे साइलिन के साथ मौजूद हूँ जो अरसा दराज से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। अभी हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इनके क्या मुकदमा थे और ये आज फैसले हुए हैं, इन बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, आपका कौन सा केस था, कितनी देर से आ रहे थे? लड़ाई का झगड़ा था सर, वो झूठा मुकदमा था। 7 बंदे थे, 7 के रहने वाले हैं, मोहसन मेरी नाम है अली। 7 बंदे थे रेगुलर, यानी कि असं चल रहे 2021 से केस चल रहा जी। तो नवे जज आए ने तो मां रियाज वकील से साडा, तो यानी कि सानू बरी किया गया। उन्होंने शुक्रिया, मेहरबानी सर, उन्होंने बड़ा जलील होए हैं, बहुत अखबार होए हैं, झूठा सीगा, तो शुक्रिया अदा करने जज साहब का भी। मेरा नाम अली अहमद है, मैं मौजा खोड़ का रहशी हूँ। मेरे मुखालफिन ने, सुल्तान वगैरह ने मेरे रकबे पर स्टे लिया और कब्ज़े करने की कोशिश की। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सिविल जज रफ़ाकत हुसैन के पास पेश किए और मेरे वकील मार रियाज साहब ने बहस की और उनका स्टे खारिज हो गया झूठा। फिर उन्होंने अपील की सेशन जज इसहाक हासिर के पास। फिर वहाँ हमने उनकी अपील के खिलाफ फर्द जमाबंदी, खसरा गिरदावरी और मेरे वकील मार रियाज साहब एडवोकेट ने बहस की और सेशन जज का उन्होंने उनकी अपील खारिज कर दी। आज कमालिया की तारीख में बड़ा ही अहम दिन था जुडिशरी के हवाले से। आज 100 से ज़ायद मुकदमात के जो फैसले जज साहब ने किए हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग इंसाफ के लिए दर बदर रुल रहे होते हैं और सारा दिन तारीखों पे तारीख। लेकिन आज जो फैसले हुए हैं इनसे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। जो अवाम है, जो साइलीन है, वो बहुत खुश नज़र आए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताते चलें, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 30 जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 22,21,512 बताई गई थी, जिनमें 18,15,783 केसेस डिस्ट्रिक्ट अदालतों और 3,47,173 केसेस आला अदलिया सतह पर इल्तवा का शिकार बनाए गए। नाज़रीन, जुर्म और सज़ा से आगे भी एक दुनिया है, वो दुनिया जिसमें सज़ा के बाद की ज़िंदगी शुरू होती है। क्या सज़ा का मकसद सिर्फ इंसान को अपने किए का अंजाम भुगतना है, या सज़ा मुजरिम की इस्लाह का एक ज़रिया है ताकि वो अपने जुराइम का खुमियाजा भुगतने के साथ साथ अपने किरदार की तस्हीह करके एक बेहतरीन इंसान की सूरत में मुआशरे में वापस लौट सके और अपना किरदार अदा कर सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि सज़ा पाने वाले मुजरिम की ज़िंदगी जेल में कैसे गुजरती है और कराची सेंट्रल जेल में किस तरह ना सिर्फ इनको तालीम और जदीद उलूम से आरास्ता किया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ फ़नून और हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे राहिल सलमान मज़ीद इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जुर्म करने के बाद किसी भी क्रिमिनल का अगला ठिकाना होता है जेल, और जेल के बारे में सोसाइटी में अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि यहाँ पर आने वाला छोटा मोटा जुर्म करने वाला भी पक्का क्रिमिनल बन जाता है। क्या वाकई जेल में ऐसे ही कोई हालात होते हैं कि कोई क्रिमिनल बन जाए, या उसे कोई ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपनी पिछली क्रिमिनल लाइफ से तौबा कर सके और आगे मुआशरे का कारामद शहरी बन सके? इसके लिए हम जानते हैं, सेंट्रल जेल कराची का विजिट करते हैं। तो आइए चलते हैं कि जेल में कैदी किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं।
सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट करीम अब्बासी साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि सेंट्रल जेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने कैदी हैं और उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है और वो अपने 24 आवर्स जो ज़िंदगी है वो किस तरह से यहाँ पर गुजारते हैं। करीम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जेल में इस वक्त कितनी पॉपुलेशन है और आपके पास कैपेसिटी कितनी है और लोगों को किस तरह से आप जो है वो मैनेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ कि जी आपने कवरेज के लिए यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन कराची करेक्शन फैसिलिटी को चुना हुआ है। जहाँ तक बात है पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे 7,135 इनमेट्स हैं और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं और होल्डिंग कैपेसिटी है कोई 2,400 की। ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन अब ये है कि चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो हम इनको मैनेज कर रहे हैं। जी, सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों को पढ़ाई लिखाई की भी सहूलत फराहम की जाती है और इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं इस क्लासरूम में और यहाँ के टीचर से हम बात करते हैं कि किस किस्म की यहाँ पे वो तालीम दी जाती है और लोगों की कितनी इसमें दिलचस्पी है। जी, ये साई एक इदारा है, ये एक NGO है जो लोगों को इस्लाह के लिए ये काम करती है और ये हम 4 स्टेप प्रोग्राम हम कराते हैं यहाँ। पहला जो है कम्युनिकेशन के मुतालिक है, उसमें कम्युनिकेशन की स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, जैसे उसमें मशक़ें वगैरह कराते हैं, जैसे मौजूद रहने की मशक़, सामना करने की मशक़ कराते हैं और मेन जो है गुस्से पे कंट्रोल करने वाली मशक़, क्योंकि गुस्सा ही ख़तरनाक होता है और गुस्सा ऐसा होता तो चंद लम्हों का है लेकिन सज़ा उम्र भर की होती है। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो सीखने के मुतालिक है कि सीखने की राह में क्या चीज़ रुकावट पेश आ जाती है और मुताले की रुकावटें वो यहाँ सिखाई जाती हैं। सेंट्रल जेल में कैदियों को कंप्यूटर की भी क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर की क्लासरूम में। यहाँ पर हम टीचर से बात करते हैं कि कितने कैदी यहाँ पर उनको रिट्रीट किया जा रहा है और एक वक्त में जो है यहाँ पे कितने कैदियों को जो है वो यहाँ पे ये सहूलत फराहम की जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं यहाँ पर हेड टीचर हूँ। यहाँ 5 कोर्सेस यहाँ सिखाए जा रहे हैं, जिसमें से CIT है। CIT में आप इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ड्रीमवीवर वगैरह सिखाया जाता है। ग्राफिक्स में फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, इनपेज वगैरह सिखाया जाता है और इसमें फिर लैंग्वेज है जैसा कि अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश और पाकिस्तान की ये पहली जेल ये एजाज़ हासिल है जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। 6 मंथ्स के सर ये कोर्स होते हैं, तो 2 बैच तैयार होते हैं। जो बैच तैयार होते हैं वो सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है हम जेल इंतज़ामिया अल-खिदमत सुपरिटेंडेंट साहब के बहुत मशकूर जिसने ये प्लेटफार्म दिया, तो उसमें ख़ास बात यह है कि इस सर्टिफिकेट में जेल का कहीं भी जिक्र नहीं है। सेंट्रल जेल के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है और यहाँ पर कैदियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सीखने में दिलचस्पी रखती है। इस वक्त टीचर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर अब तक कितने कैदियों को लैंग्वेज सिखाई जा चुकी है। सही है, यहाँ तकरीबन 2-2.5 साल से पहले ये चाइनीज़ क्लास जो है ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ 6 महीनों का कोर्स है और 6 महीनों के बाद एग्ज़ाम होता है, वो सिंध बोर्ड से रिलेटेड होता है, फिर उसको डिप्लोमा भी वहाँ से अलाउड किया जाता है और बाकी जो है ये हमारा कोर्स है ये पूरा कराची के इंस्टीट्यूट पे ये रजिस्टर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब भाई साहब ये बताइएगा कि आपके जितने भी यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स और दीगर इस तरह से कैदियों को हुनर सिखाने के काम है, उसमें अब तक कितने कैदी यहाँ पर इस वक्त ये काम सीख रहे हैं और इससे पहले कितने सीख के जा चुके हैं? अगर हम बात करें यहाँ से जो ये हमारे इनमेट्स जो काम सीख रहे हैं वो ऑलमोस्ट के 2000 प्लस होंगे और जो काम सीख के रिलीज़ हो गए हैं वो भी थाउजेंड्स में हैं। और एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो यहाँ से ये काम सीख के गए हैं, लैंग्वेज का हो या ये काम हो, वो फिर वापस नहीं आया। जेल में जहाँ पर एक जानिब कैदियों की पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दी जा रही है, तो उसी तरह से फ़नून लतीफ़ा पर भी जो है वो ख़ास तवज्जो है। यहाँ पर म्यूज़िक क्लास भी की जाती है, म्यूज़िक क्लास भी यहाँ पर कैदियों को दी जाती है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूज़िक क्लास में। यहाँ पर हम टीचर से जानते हैं कि यहाँ पर अब तक कितने स्टूडेंट्स को आप ये एजुकेशन दे चुके हैं और इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं? सर, स्टूडेंट्स तो आते जाते रहते, मुझे यहाँ पर इस क्लास में 15 से 16 साल हो चुके। उस दरमियान में यहाँ पर मेरे पास से पास आउट होकर कम से कम 2200 से 2400 स्टूडेंट जा चुके हैं, जिनमें
जिनमें से 3-4 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने जाके बाहर म्यूज़िक की एकेडमी खोली और म्यूज़िक से ज्वाइन है। और हम सबसे बड़ा शुक्रगुजार जो है हम DIG हसन सेतो साहब और हमारे सुप्रिटेंडेंट करीम अब्बासी साहब कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और इन स्कूलों के खुलने से सबसे बेहतरीन जो मैंने अपने 17 साल में एक्सपीरियंस करा है कि इन स्कूलों से खुलने से और इनकी जो हमारे साथ भाइयों बच्चों की तरह जो हमारे साथ रहमदिली का सबूत है, तो उसमें हमें मेरे को जो मेरा तजुर्बा है जो इन क्लासों में म्यूज़िक सीख के गया है, एम्ब्रॉयडरी या मोती वर्क या पेंटिंग, वो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। जेल के अंदर कैदियों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के भी उन्हें मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस आर्ट गैलरी में, जहाँ पर कैदियों ने ख़ुद यहाँ पे आर्ट सीखा और उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई, जबकि इसके साथ साथ जो यहाँ पर पर्स भी तैयार किए जाते हैं, जो लेडीज़ पर्स होते हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ये तमाम तर तख्लीकी सलाहियतें जो कैदियों के अंदर मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ उन्हें मौक़े मिलने की ही ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर मौजूद टीचर से बात करते हैं कि आपने यहाँ पर सीखा और यहाँ पर अब कितने लोगों को आप मज़ीद सिखा रहे हैं। सर तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आगे के काम सीखने का। सर हमारे पास 4 क्लासें हैं, जिसके अंदर हमारी पेंटिंग क्लास है, म्यूज़िक क्लास है, एम्ब्रॉयडरी क्लास है और कढ़ाई के परसों की क्लास है। तो हम इसके अंदर 74 जो है हमारी पेंटिंग क्लास के अंदर है, 80 जो है हमारे म्यूज़िक क्लास के अंदर है और 20 जो है हमारे इसकी सिलाई के अंदर है और 40 जो हम कढ़ाई के काम में। तो अलग अलग टाइमिंग में हम इन लोगों को काम सिखाते हैं। सर जब मैं जेल आया तो ज़ाहिर तकलीफ़ थी, बच्चों को भी मुझे भी, और वाइफ भी वोमिंग जेल में थी, तो उस दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा बहुत से कैदी ये काम कर रहे हैं, तो मैंने भी आस्ते आस्ते इसमें इन्वॉल्व होकर साहब से इजाज़त लेकर तो मैंने काम शुरू किया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और जुर्म की रोकथाम में अपना अपना किरदार अदा करें। अगर आपके इर्द गिर्द भी जुर्म की ऐसी ही कहानियाँ मौजूद हैं जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कीजिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।